हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओपीएस और एनपीएस के बारे में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन हो चुके हैं या एनटीपीसी में ज्वाइन हुए हैं तो आप भली भांति इन शब्दों से वाकिफ़ होंगे कि जो ओपीएस है वो ओल्ड पेंशन स्कीम होता है और जो एनपीएस है वो न्यू पेंशन स्कीम होता है। इसमें अंतर क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम जारी होने के संकेत हुए हैं। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग तो भली भांति जानते होंगे कि 2004 के बाद जितने भी एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की जॉब में चाहे राज्य सरकार की जॉब में, उनको एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है वो या पेंशन वगैरह मिलती है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन यहाँ पे 2004 से जो पहले एम्प्लॉय ज्वाइन हो चुके हैं उनको ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत यहाँ पे पेंशन मिलती है। पहले इसमें अंतर क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर इससे जुड़ी जो खबर है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जो आपका एनपीएस होता है इसमें क्या होता है बेसिकली, जब आप किसी भी जॉब में ज्वाइन करते हो, मैं ग्रुप डी को लेकर बात करूंगा। जैसे आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हो, 18,000 रुपये आपका बेसिक पे रहता है, उस पर आपको डी वगैरह मिलता है। अब होता क्या है कि हर महीने आपका बेसिक प्लस डीए का 10% डिडक्ट करके एनपीएस अकाउंट में डाल दिया जाता है आपकी सैलरी में से। और वहीं गवर्नमेंट जो है आपकी बेसिक प्लस डीए का 14% अपनी ओर से उसमें कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि हर महीने जो है आपकी बेसिक प्लस डीए को मिलाकर उसका 24% आपके एनपीएस अकाउंट में सेव किया जाता है। और ये तब तक किया जाता है जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं। जब आप रिटायर होते हैं उस टाइम तक जो अमाउंट आपका इकट्ठा होता है उस अमाउंट का 60% तो आप रिटायरमेंट पे निकाल सकते हैं, लेकिन जो 40% होता है वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है और गवर्नमेंट उसका यूज़ करती है शेयर मार्केट, बॉन्ड, इक्विटी वगैरह खरीदने में। अब वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है उस 40% अमाउंट से, उसके आधार पर आपकी पेंशन बनाई जाती है। लेकिन एनपीएस में दिक्कत क्या है कि जो पैसा आपका शेयर मार्केट, बॉन्ड, इक्विटी में लगाया जाता है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। आपको भी पता होगा शेयर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो उस फ्लक्चुएशन के कारण जो आपकी पेंशन बनती है वो ज़्यादा नहीं बन पाती है। यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि किसी किसी कर्मचारी की जो पेंशन है महीने की 7,000 8,000 रुपये तक बनती है, कभी 10,000 बन जाएगी। तो इस तरह से वहाँ पे मतलब एक फिक्स अमाउंट आपको नहीं मिलता है। तो ये एनपीएस की एक सबसे बड़ी आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ था। वहीं बात करते हैं अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की। ओल्ड पेंशन स्कीम में बेसिकली क्या होता था कि रिटायरमेंट के बाद यानी कि जब आप रिटायर हुए उस टाइम आपकी जो भी सैलरी है उस सैलरी का 50% आपको यहाँ पे पेंशन के रूप में दिया जाता था। और समय समय पर जो डीए में वृद्धि होती है उस डीए में वृद्धि के हिसाब से आपकी पेंशन में भी वृद्धि होती थी। तो यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है कि जो ओपीएस है वो एनपीएस से बहुत बेहतर है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक तो बड़ा अमाउंट मिलता है। मान लो कोई कर्मचारी 1 लाख की सैलरी पे रिटायर हुआ ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 लाख पे अगर वो रिटायर हुआ तो उसकी जो पेंशन बनेगी वो 50,000 रुपये महीना बनेगी। साथ ही जो डीए बढ़ता रहेगा उसके अनुसार वो उसकी बढ़ती भी रहेगी। तो इसलिए बहुत समय से जो है ओपीएस को लागू करने की जो कोशिशें हैं, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो कर्मचारियों के ग्रुप से उनके द्वारा उठाई गई हैं। और अभी इस पे एक खबर आ रही है कि जो वित्त मंत्रालय है उसने इस पे निर्णय लिया है। निर्णय क्या लिया है मैं आपको बताता हूं। और यहाँ पे देखो बहुत सारे न्यूज़पेपर में अभी 2-3 दिन पहले ये चीज़ें जो है प्रिंट हुई थी। केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 45% तक करने पर विचार। मैं आपको ये पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। देखो, अभी क्या है कि इलेक्शन आपके आ रहे हैं। अब इलेक्शन आने के कारण बहुत सारे राज्य तो ऐसे हैं आई थिंक जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे शायद जो ओपीएस है उसको लागू किया गया राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वाली जॉब्स में। लेकिन सेंटर की जो जॉब है उसमें यहाँ पे सरकार ने ये तो साफ साफ मना कर दिया कि हम ओपीएस तो लागू नहीं करेंगे क्योंकि इससे सरकार पे बर्डन आता है। हालांकि यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये भी है कि जो आपके सांसद विधायक होते हैं वो अभी भी देखो ओपीएस के तहत उनको मिलती है पेंशन, ठीक है। और जो कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है उसको ओपीएस इन्हें बर्डन लगता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। चलिए, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हम बात करते हैं कि भाई सेंट्रल रेलवे ने ओपीएस तो लागू करने से मना कर दिया, लेकिन इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। और बीच का रास्ता क्या है, इन्होंने ये बोला है कि जैसे हम एनपीएस को ही लागू रखेंगे। ये आर्टिकल जो है ना इसमें भी यही चीजें लिखी हुई है, मैं आपको वैसे बता रहा हूं नॉर्मली, बाकी आप ये पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि जैसे कोई कर्मचारी अगर 1 लाख की सैलरी पर रिटायर होता है तो हम उसको क्या करेंगे 45%, यानी कि 45% अमाउंट बनेगा 45,000, तो हम 45,000 उसका फिक्स कर देंगे और वो उसको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो शेयर मार्केट वाला जो फ्लक्चुएशन है उसको थोड़ा सा खत्म करने की यहाँ पे बात कही गई है वित्त मंत्रालय की तरफ से। निर्मला सीतारमण ने जो है ये
बयान दिया है और इस आर्टिकल में भी यही लिखा हुआ है। तो बेसिकली इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जहां आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पेंशन मिलनी थी, अब वो पेंशन बढ़ के आपकी सैलरी का 45% हो जाएगी। अगर कोई इंप्लॉय 1 लाख पे रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट के बाद 45,000 रुपये महीना मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी एक नेगेटिव पॉइंट इन्होंने बोल दिया, इन्होंने कहा है कि सिर्फ हम जैसे 45% देंगे, हम उस पर इनको डीए नहीं देंगे, यानी कि जो डीए में वृद्धि होगी वो हम लागू नहीं करेंगे। अगर आप 1 लाख पे रिटायर होगे तो 45,000 आपके फिक्स हो जाएगी, वो कभी भी बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ भी एक थोड़ा सा पेंच फंसा है, लेकिन कह सकते हैं कि 8-10 हज़ार से अच्छा है 45,000 अगर आपको मिल रहे हैं। वैसे 45 सभी को नहीं मिलेंगे। ग्रुप डी का एक एम्प्लॉय है वो 1 लाख की सैलरी पे रिटायर नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम अगर मान के चलें 60,000 या 65-70 हज़ार तक आई थिंक ग्रुप डी का एम्प्लॉय जा सकता है। बाकी जो है आप देख लेना कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे ये खबर है कि अब 45% आपको दिया जाएगा। तो चलिए ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर ही है कि आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। बाकी फ्यूचर में हो सकता है कि अब जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी इस चीज़ पे अड़े हुए हैं कि ओपीएस को ही लागू किया जाए, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक सरकारी नौकरी लेने में कितनी मेहनत, कितना पैसा और कितना त्याग लगता है ये एक स्टूडेंट ही जानता है। तो उसके एवज में उसको रिटायरमेंट के बाद कुछ सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय, क्या सुझाव, क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या आप भी चाहते हैं कि ओपीएस लागू हो, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी ये जो पेपर कटिंग है ये मैं अपने टेलीग्राम में दे दूंगा, जाके आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना।